हेलो एवरीवन। तो कौन कौन सा डाउट है? सुब्रजीत, ओवरऑल क्यों डाउट हो रहा है? एक भी ऐसा क्वेश्चन है जो तुमसे सॉल्व नहीं होगा? हाँ, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो सॉल्व नहीं होगा? ट्राई नहीं कर रहे हो? कौन सा ऐसा क्वेश्चन जो इसमें सॉल्व नहीं होगा? सब कुछ तुम्हारा पढ़ा हुआ है। अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा तो क्या होगा? पहला वाला अगर तुम्हें फॉर्मूला याद है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखो, किसमें कुछ कुछ ट्रिगोनोमेट्री का भी पार्ट है ना, ट्रिगोनोमेट्री भी, क्योंकि फंक्शन ही है इसलिए हम लोग सेकंड वाला पार्ट जो है वो जल्दी करेंगे, ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट, क्योंकि उसमें बहुत सारा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होता है। फॉर्मूला लिख लो अगर याद नहीं है तो। ऑलरेडी जिन लोगों ने एडवांस मैथ्स पढ़ा होगा उनके पास होगा ही ये फॉर्मूला। कॉस ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, लिख लो जिसके पास नहीं है फॉर्मूला। और कॉस ए प्लस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। फॉर्मूला यूज करके खुद से ट्राई करो, ठीक है, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ट्राई करना। उसके बाद आपका लॉग का प्रॉपर्टी है, लॉग का प्रॉपर्टी यूज करो और ट्रिगोनोमेट्री कुछ यूज करो तो क्वेश्चन नंबर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 फिर से ट्रिगोनोमेट्री है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में cos 2 थीटा का फॉर्मूला यूज करना है। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला होता है। अगर अभी नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, ट्रिगोनोमेट्री वाला जितना पार्ट है वो अभी छोड़ सकते हो। ठीक है, इस वाले पार्ट को आप बाद में ट्राई करना। ठीक है, जब ट्रिगोनोमेट्री आप कर लोगे तो फिर इस वाले शीट पे हम लोग फिर से आएंगे और ट्रिगोनोमेट्री वाला जितना पार्ट था उसको कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अभी के लिए ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट छोड़ सकते हो, बाकी सारा पार्ट आप कवर कर सकते हो। थर्ड भी ट्रिगोनोमेट्री है, सेम साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है। ठीक है, फोर्थ खुद से करो, फोर्थ इजी है। फिफ्थ इजी है, फिफ्थ खुद से करो। सिक्स्थ में बस वैल्यू पुट करके रेशियो निकालना है। सेवेंथ में फिर से वही क्वेश्चन नंबर 1 ही है। सुप्रजीत, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 1 सेम है। ठीक है, देखो अगर फॉर्मूला आपको याद है तो मैं यहां पे सॉल्व करने का ट्राई करता हूं, आप देखो समझने का ट्राई करना। ठीक है, अगर ये समझ आओगे तो क्वेश्चन नंबर 1 2 3 सारा हो जाएगा। 7 देखो, हमें एफ एक्स दिया हुआ है, कॉस ऑफ लॉग क्या, कॉस ऑफ लॉग एक्स है। ठीक है, और जो हमें राइट हैंड साइड में प्रूफ करने के लिए दिया हुआ वो क्या है? एफ ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप क्या लिखोगे? कॉस ऑफ लॉग एक्स स्क्वायर। यही तो होता है, एक्स के जगह पे आपको क्या पुट करना है? एक्स स्क्वायर। कॉस ऑफ वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? लॉग ऑफ वाई स्क्वायर। क्लियर है? और सेकेंड वाला क्या है? सेकेंड वाला एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 है। ठीक है, तो देखो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2 की वैल्यू आप क्या बताओगे? कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2। यही तो होगा। ठीक है, और सेकंड में क्या है? एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। ठीक है, एक्स स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर। ठीक है, लिखो। आंसर मैच नहीं कर रहा है क्या सुब्रजीत? सुप्रजीत, आंसर मैच नहीं कर रहा है? क्या हुआ? एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर में क्या लिखेंगे? लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, ऐसा कुछ है। ठीक है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है सुब्रजीत? अब देखो इसमें अगर आप वैल्यू पुट करोगे तो इसने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इन दोनों को ऐड किया है ना, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? कॉस, ये देखो स्क्वायर इधर जाके मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा क्या, तो इसको हम कॉस लॉग एक्स लिख सकते हैं
इंटू कॉस लॉग वाई लिख सकते हैं, ठीक है। माइनस टाइम्स हाफ टाइम्स एफ ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 कितना हो जाएगा, ये वाला टर्म हो जाएगा, है ना। कॉस ऑफ क्या लिख पाएंगे, लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉस ऑफ लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, ठीक है, ऐसा कुछ है, ठीक है। इसके बाद अगर आपको ट्रिगोनोमेट्री फॉर्मूला याद है तो आप इजीली कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि इसमें ट्रिगोनोमेट्री बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है ना, तो आपको ये चीज़ अब समझ में भी आएगा, है ना। इसलिए हम ट्रिगोनोमेट्री वाले पार्ट को पहले कर रहे हैं और कैलकुलस वाला जो और सारा पार्ट है उसको हम लोग अभी डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। वो ट्रिगोनोमेट्री एक बार खत्म हो जाएगा तब फिर इसी शीट में आपके पास आगे का चैप्टर का नाम देखोगे तो लिमिट भी है ना, फंक्शन भी है, ये सब है, तो वो सब हम लोग आगे के पार्ट में करेंगे। जब आपका ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो जाएगा तब हम उसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मेन जो आपका प्रॉब्लम आने वाला है वो किस में आने वाला है, आपका प्रॉब्लम आएगा मेनली इसमें ट्रिगोनोमेट्री वाले पार्ट में, ठीक है। तो ट्रिगोनोमेट्री यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा ट्रिगोनोमेट्री यूज हो रहा है, ठीक है। तो देखो, तो इस वाले में सुब्रजीत फॉर्मूला याद है कि नहीं, फॉर्मूले अप्लाई करने से नहीं हुआ, ठीक है। ये वाला प्रॉपर्टी है, इसके बाद कॉस ए कॉस बी माइनस, है ना, कॉस ए प्लस बी यहां पे यूज करना पड़ेगा, यहां पे आपको कॉस सी प्लस डी का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे कॉस सी प्लस कॉस डी वाला फॉर्मूला यूज होगा, याद है फॉर्मूला, ठीक है। नहीं याद है कोई बात नहीं, आगे करेंगे, तो इसको रहने दो। ट्रिगोनोमेट्री वाला जितना पार्ट है अगर आपको याद है फॉर्मूला तो आप ट्राई कर सकते हो, नहीं तो हम लोग बाद में ट्राई करते हैं फिर इसको, ठीक है। बस दो तीन दिन रुक जाओगे तो सारा ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट आपका कवर हो जाएगा। 17 भी आपका ट्रिगोनोमेट्री है, वैल्यू देखो 17 तो आपका किया हुआ है, देखो 17 में क्या लिखा हुआ है, 17 देखो, इस वाले में रहने दो, इसमें फॉर्मूला बहुत सारा यूज हुआ है, ठीक है, ये बस फॉर्मूले पे बेस्ड है ना, तो फॉर्मूला यूज है तो उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। 17 में देखो क्या लिखा हुआ है, एफ एक्स इक्वल टू कॉस ऑफ, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, ठीक है, यहाँ पे जो सिंबल लगा हुआ है ये पाई स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर है पाई स्क्वायर एक्स प्लस माइनस ऑफ कॉस पाई स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ पाई स्क्वायर। अब बताओ पाई स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी, पाई स्क्वायर की ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी बताओ जल्दी से, और माइनस पाई स्क्वायर ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी होगी, बस ये दोनों वैल्यू यहां पे लिखना है आपको, ठीक है। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 समथिंग, पाई स्क्वायर करोगे तो क्या होगा 9 पॉइंट समथिंग आएगा, है ना, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर आपको कितना मिलेगा 9 मिलेगा, और माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -10, क्लियर है। तो यहां पे एक्चुअली में आपको क्या लिखा हुआ है 9x, है ना, 9x प्लस कॉस ऑफ 10x, है ना, -10x, तो वो माइनस से फर्क नहीं पड़ता है, ये चीज भी आपको आगे समझ में आएगा, ठीक है। और इसके बाद x के जगह पे हमें क्या पुट कर देना है, x के जगह पे π/2 या π/4 वैल्यू पुट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो इसके बाद fx आपका मिल चुका है, ऑप्शन से आप पुट करके सारी वैल्यू चेक करो, ठीक है, ऑप्शन से सारी वैल्यू पुट करके चेक करो, आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, ठीक है सुब्रजीत। बाकी अगर आपको कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, 10 पाई कितना होता है, ये सब पता है तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट आपको क्वेश्चन सॉल्व करके यहां से यहां तक आपको पहुंचना आना चाहिए, ठीक है। बाकी जो वैल्यू वाला पार्ट है वही हम लोग आगे के ट्रिगोनोमेट्री वाले पार्ट में करने वाले हैं, ठीक है। तो वहां पे करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में क्या हो गया, 18 में
18 में आपको स्क्वायर रूट दिख रहा है, क्या करेंगे? क्वेश्चन नंबर, स्क्वायर रूट दिखता है तो क्या करना होता है? स्क्वायर रूट दिखना होता है तो क्या क्या करना होता है? रैशनलाइजेशन। स्क्वायर रूट दिखेगा तो क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 18 में आपको रैशनलाइजेशन ट्राई करना है, या रैशनलाइजेशन ट्राई करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसने डायरेक्टली क्या पूछा है? f ऑफ 11 की वैल्यू पूछा है, तो x की जगह पे बस आप 11 पुट कर दो। x की जगह पे 11 पुट करोगे तो नीचे में कितना हो जाएगा? देखो, x की जगह पे 11 पुट करोगे तो कितना होगा? x की जगह पे 11 पुट करोगे तो देखो कितना हो जाएगा? 22 माइनस 4 कितना आ जाएगा, है ना? एफ एक्स इक्वल टू क्या लिखा हुआ? 1 बाय रूट ओवर एक्स प्लस रूट ओवर 2x माइनस 4, ऐसा कुछ है। 2 टाइम्स यहाँ पे भी है, ठीक है। रेशनलाइज भी आप कर सकते हो, रेशनलाइज से क्वेश्चन थोड़ा सा आपका इजी हो जाएगा, या क्योंकि डायरेक्टली इसने हमसे वैल्यू पूछा है तो आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करके भी आंसर निकाल पाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक है। तो देखो वैल्यू पुट करते हैं, ये f ऑफ 11 की वैल्यू इसने पूछी हमसे, ठीक है। तो f ऑफ 11 क्या करेंगे? 1 बाई रूट ओवर 11 प्लस 2 टाइम्स रूट ओवर 11 इंटू 2 कितना हो गया? 22, और 22 माइनस 4 कितना हो गया? 18, है ना। और 18 में से एक 3 बाहर निकल के आ जाएगा तो ये कितना होगा? x रूट 13, प्लस यहां पे भी करोगे तो सेम वही चीज आएगा, 11 माइनस 6 रूट 2, ठीक है। इसके आगे क्या करना है? इसके अगर आपको ऑप्शन मैच कराना है तो आपको रैशनलाइजेशन ट्राई करना है। यहां से इसको रैशनलाइज करो और फिर क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। क्या करेंगे? यहां पे देखो ये कितना है? 11 माइनस 6 रूट 6 से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। तो ये वाला टर्म आपका सॉल्व होकर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो यहां से आगे रैशनलाइज ट्राई करना और बताना कितना आता है, मैच कर रहा है कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में हमें दिया हुआ है e टू दी पावर एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है। सबसे पहले आपको एफ एक्स निकालना आना चाहिए। e टू दी पावर एफ एक्स की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 10 माइनस 10 प्लस एक्स अपॉन 10 माइनस एक्स, ठीक है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है? एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बोल रहा है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू बोल रहा है के टाइम्स एफ ऑफ 200x अपॉन 100 प्लस एक्स स्क्वायर, यही वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है। तो पहले आपको एफ एक्स तो पता होना चाहिए कि नहीं। तो एफ एक्स कहां से निकालोगे? यहां पे देखो e की पावर में है तो इसको हमें बाहर निकाल के लाना पड़ेगा। तो बाहर निकालने के लिए क्या करना होगा? लॉग ले लेंगे। तो दोनों तरफ लॉग ले लोगे तो ये क्या बन जाएगा? देखो लॉग में हमने बेस कितना लिया है? बेस हमने ln e लिया है, तो इसको आप e माइनस बी लिख सकते हो, ठीक है। ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। तो देखो एफ एक्स हमें पता चल गया। अब हमें किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है? एफ ऑफ 200x अपॉन दिस। तो ये वैल्यू कैलकुलेट कर लो। देखो एफ ऑफ 200x अपॉन 100 प्लस एक्स स्क्वायर, देखो वैल्यू पुट करेंगे कितना होगा? ln ऑफ 200 x की जगह पे ये वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो 10 प्लस 200x अपॉन 100 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10 माइनस 200x अपॉन 100 प्लस एक्स स्क्वायर। यही तो करना है, बस इसको सॉल्व करना है। आप इसको सॉल्व नहीं कर रहे हो इसलिए नहीं हो रहा है। देखो एलसीएम लोगे तो ये कितना बन जाएगा? 1000 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 200x, ठीक है। यही है 19 में। देखो यहां तक समझ में आया। इसके बाद क्या करेंगे? वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाले पार्ट में देखो, सेकंड वाले पार्ट में क्या है? नीचे में जब वैल्यू पुट करोगे तो नीचे से कितना आ जाएगा? 1000 प्लस 10x स्क्वायर माइनस 200x, देखो यही आ रहा है, ठीक है। और यहां से जब इसको सॉल्व करोगे तो ऊपर में देखो एक्चुअली में आपका क्या बन रहा है? ln, ऊपर में अगर आप सॉल्व करोगे थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करोगे
तो कितना बन जाएगा बताओ? ऊपर वाले पार्ट को सॉल्व करना, देखना कितना आता है। ऊपर वाले पार्ट को अगर आप सॉल्व करोगे तो वो 10 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, यहां देखो ऊपर नीचे से 10 कॉमन आएगा क्या, तो 10 कॉमन निकालोगे तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 20x प्लस 100 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 100। दिख रहा है सुप्रजीत? और ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है? ln ऑफ x प्लस 10 डिवाइडेड बाय x माइनस 10 का होल स्क्वायर। देखो दिख रहा है क्या? और ये 2 बाहर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, तो 2 टाइम्स ln ऑफ x प्लस 10 है ना, x प्लस 10 अपॉन 10 माइनस एक्स है ना। मॉड लगा दो तो क्योंकि ये मॉड हो जाता है तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये देखो 2 टाइम्स एफ एक्स ही लिखा हुआ है, तो k की वैल्यू किसकी इक्वल हो गई है ना। थोड़ा सा कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसमें कुछ मेथड नहीं है। ठीक है, सिंपली आपको सॉल्व करके k की वैल्यू निकालनी है। तो देखो k की वैल्यू किसकी इक्वल हो जाएगी? 2 के इक्वल। इजी था। सॉरी, कितना आ रहा है? 1/2 हो जाएगा शायद, चेक करना। ये नीचे वाला जो पार्ट है देखो, यहाँ पे ऊपर में यहाँ पे 10 माइनस एक्स है, ठीक है, और नीचे में आपका 10 प्लस एक्स है। देखो है ना, तो यहां से आप कंपेयर करके निकाल सकते हो। देखना x की वैल्यू कितनी आ जाएगी। ये देखो ये k कहां पे आ जाएगा? k इसके डिवीजन में आ जाएगा, जो हमें यहां पे सॉल्व करने के लिए दिया हुआ है। f ऑफ x इक्वल टू k टाइम्स समथिंग है ना। तो इस 2 को हमें कहां लाना पड़ेगा? 2 को इस तरफ लेके आना पड़ेगा। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी? समझ में आ रहा है? k इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। सुप्रजीत क्लियर हुआ? नेक्स्ट 19 हो गया। 20 तो इजी है, बस वैल्यू पुट करना है π/3 का। सुब्रजीत क्वेश्चन नहीं देख रहे हो इसलिए प्रॉब्लम है, ठीक ना। क्वेश्चन पहला क्वेश्चन नहीं हुआ कोई बात नहीं, दूसरे पे जाओ, दूसरा नहीं होगा कोई बात नहीं, तीसरे पे जाओ, लेकिन जितना दिया हुआ है उन सारे क्वेश्चन को एटलीस्ट देखो, ठीक है। कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर होगा जो आपसे सॉल्व होगा। सारा क्वेश्चन ऐसा कैसे होता था कि सॉल्व भी नहीं होगा, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्री आपने नहीं किया अभी, इसलिए ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट नहीं हो रहा है। तो जो हम लोग आगे चल के वो वाला पार्ट कर लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा वो भी, है ना। तो ट्रिगोनोमेट्री वाले पार्ट को छोड़ के अलजेब्रा वाला पार्ट तो कर ही सकते हैं। 21 ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सिमेट्रिक अबाउट द लाइन x इक्वल टू 2। देखो इस वाले पार्ट में इसी टाइप का सेम टाइप का एक क्वेश्चन हमने किया था, याद होगा आपको। देखो अगर कोई कर्व y इक्वल टू एक्स के अबाउट सिमेट्रिक होता है, सॉरी अगर कोई कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, इफ अ कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, तो क्या कंडीशन होती है? सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। बताओ क्या सुप्रजीत बताओ क्या कंडीशन होता है? इफ अ कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। अगर कोई कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो हम क्या लिख सकते हैं? अगर मान लो हमारे पास फंक्शन है y इक्वल टू एफ एक्स और ये कर्व अगर y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है तो क्या लिख पाएंगे, है ना। तो y एक्सिस के अबाउट अगर कोई सिमेट्रिक होता है तो वो कर्व कौन सा कर्व होता है? इवन कर्व होता है, याद है। और इवन कर्व के लिए हम क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, याद है, याद आया कि नहीं। ये कौन सा कर्व होता है? इवन कर्व। और इवन कर्व जब मैंने बताया था तो वहां पे बताया था कि ये कर्व क्या होता है? y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, ठीक है। तो एफ एक्स इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? माइनस टाइम्स एक्स लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स। अब देखो इसी चीज को अगर आप ग्राफ से समझने का ट्राई करो, अगर मैं आपको ग्राफ यहां पे प्लॉट करके दिखाऊं तो देखो अगर कोई कर्व y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, जैसे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, है ना, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसा ये इस पॉइंट से इस तरफ कर्व होगा सेम वैसा ही इस तरफ से इस तरफ होगा,
है कि नहीं? सिमेट्रिक का मतलब यही है कि नहीं? और वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब यही होता है ना? तो इसके इस तरफ जैसा कर्व होगा वैसा ही इस तरफ होगा। अब ये किसके अबाउट सिमेट्रिक है? इस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है। और वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, याद है आपको? वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है? x इक्वल टू 0, याद है कि नहीं? x इक्वल टू 0 कौन सा एक्सिस होता है? वाई एक्सिस। तो देखो इसी चीज को मैं इस तरीके से भी लिखूं तो क्या कोई प्रॉब्लम है क्या? 0 प्लस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस एक्स। क्या कोई प्रॉब्लम है? क्या कोई प्रॉब्लम है? बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यहां पे ये वाला पार्ट हमें क्या बता रहा है कि ये जो कर्व है हमारा ये क्या है? सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 0। क्लियर है? अब बताओ कि अगर कोई हमारा कर्व x इक्वल टू 2 के अबाउट सिमेट्रिक होगा, ठीक है। अगर हमारा कोई कर्व इफ कर्व इज सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू 2, तो फंक्शन के बीच में आप क्या रिलेशन लिखोगे? f ऑफ 2 प्लस एक्स इक्वल टू f ऑफ 2 माइनस एक्स। यही तो होगा या नहीं? क्लियर है? सुब्रत जी समझ में आएगा नहीं? तो बस यही जो यहां पे था बस मैंने उसी को एक्सटेंड करके इन जनरल फॉर्मेट में यहां पे लिख दिया, तो ये x इक्वल टू 2 हो गया। ऐसा क्यों लिख पाए? क्योंकि ये जो x इक्वल टू 2 लाइन है वो y एक्सिस के ही पैरेलल है ना? तो पैरेलल लाइन में आप इस तरीके का रिलेशन निकाल सकते हो। अगर आपको एक रिलेशन पता है तो बस आपको मैंने इसको शिफ्ट कर दिया यहां पे। क्लियर है? क्लियर है? 21 हो गया। 23 में बोल रहा है y इक्वल टू एफ एक्स। हमें एक कर्व दिया हुआ है, x किसके इक्वल होगा? ठीक है, x किसके इक्वल होगा कैसे निकालोगे? तो आपको याद है कि ये किस टाइप का फंक्शन हो गया? अगर आपको इनवर्स फंक्शन याद है कि नहीं? क्वेश्चन नंबर 23, अगर हमें y इक्वल टू हमें दिया हुआ है और एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है। एफ एक्स क्या दिया हुआ है? ax प्लस बी अपॉन सी एक्स माइनस ए। ठीक है, हम इसको y के इक्वल मान लेते हैं। ये बोल रहा है कि x किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो पहले हमें यहां से x कैलकुलेट करना होगा। x कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसका हमें एक्चुअली में क्या कैलकुलेट करना है? इनवर्स कैलकुलेट करके बताना है। यही तो मतलब होता है ना? तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहां पे y एज ए फंक्शन ऑफ x है तो आप x एज ए फंक्शन ऑफ y लिखो, है ना? तो इसको हम क्या लिख पाएंगे? y सी एक्स माइनस वाई ए। ठीक है, इसको इस तरफ लेके आए, ए एक्स माइनस वाई सी एक्स इक्वल टू, है ना, ये इसको इस तरफ लेके आ गए तो माइनस बी माइनस वाई ए, है ना। और यहां पे देखो, यहां से माइनस कॉमन लोगे और x बाहर निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा? वाई सी माइनस ए इक्वल टू, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, वाई ए प्लस बी, है ना। और यहां से देखो x की वैल्यू किसके इक्वल हो गई? x के इक्वल वाई ए प्लस बी अपॉन वाई सी माइनस ए। ठीक है, तो देखो x की वैल्यू किसके इक्वल है? इसके इक्वल है। और x की वैल्यू इसके इक्वल है, लेकिन इसने जो हमें ऑप्शन में आंसर दिया है वो किसके टर्म में दिया हुआ है? f के टर्म में आंसर दिया हुआ है। तो अब सोचो कि इस वाला चीज ये f से कैसे जनरेट होगा? f में x की जगह पे आप क्या पुट करोगे कि आपको ये मिलेगा, है ना। तो देखो, अगर आप x की जगह पे y पुट कर दोगे तो सेम टाइप का फंक्शन मिल जाएगा, है ना। यहां से अगर आप x की जगह पे y पुट करते हो, यानी अगर आप f ऑफ y कैलकुलेट करते हो तो क्या मिलेगा? ए वाई प्लस बी अपॉन सी वाई माइनस ए। और देखो ये यही चीज है, इसका मतलब x किसके इक्वल है? f ऑफ y के इक्वल है। क्लियर है? x किसके इक्वल हो जाएगा? y के इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एफ एक्स इक्वल टू दिस फॉर एवरी रियल वैल्यू देन मिनिमम वैल्यू ऑफ x, f, है ना। f का हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल रहा है ना। मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का मतलब क्या हो गया कि ये किसी एक पॉइंट से ज्यादा होगा, है ना। इसका मतलब हम यहां पे क्या निकाल सकते हैं? हम यहां पे क्या निकाल सकते हैं? इसका
रेंज के बारे में सोच सकते हो कि नहीं, याद है रेंज के बारे में सोचना बताया था मैंने। तो आप एक बार जब कोई मिनिमम वैल्यू मिले, है ना, आपको याद है कि हम बाउंड क्या होता है, बाउंड के बारे में मैंने आपको बताया था, है ना। तो बाउंड कैसे निकालते हैं, बाउंड निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, बाउंड निकालने के लिए आपको बताना पड़ता है कि ये चीज जो है किस मिनिमम क्वांटिटी से ज्यादा है या किस क्वांटिटी से कम है, ठीक है। और इस टाइप के फंक्शन का जब हमने रेंज निकाला था तब भी हमें इस टाइप का एक अपर लिमिट और लोअर लिमिट मिला था, याद है ना। तो यहां पे हम इसका एक बार रेंज निकालने का ट्राई करेंगे कि वो क्या हो सकता है। देखो तो ये जो 24 नंबर है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, देखो, है ना। अब देखो ऊपर नीचे में दोनों जगह x है, तो मैं क्या करूंगा ऊपर नीचे, ऊपर में देखो मैं +1 -1 कर सकता हूं कि नहीं, +1 -1 कर दिया तो क्या कोई फर्क पड़ेगा, +1 -1 करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऊपर में, ठीक है। तो मैंने ऊपर में +1 और -1 किया, ठीक है। तो देखो fx हमारा एक्चुअली में क्या हो गया, इस +1 को मैं एक साथ कंबाइन कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 -2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखा मैंने क्या किया, ऊपर +-1 किया ताकि ये नीचे वाला टर्म ऊपर जनरेट हो जाए, ठीक है। अब देखो मैं डिवाइड कर दूंगा, तो डिवाइड करोगे तो ये क्या हो जाएगा 1 - 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्लियर है। और इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू तो हमें निकालनी आती है, कैसे निकालते हैं, याद होगा आपको, ये चीज हमने आपको बताया था कि एक्स स्क्वायर क्या होता है, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, ठीक ना। एक्स स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, जनरेट करने का ट्राई करो जो हमें दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, है ना। अब अगर आप 1/x स्क्वायर करोगे तो 1/x² किसके इक्वल होगा, है ना, 1/x स्क्वायर, याद है आपको कि ये वाला क्वांटिटी, सॉरी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको याद है कि ऐसा वाला क्वेश्चन हमने किया था, y इक्वल टू 1/x है ना। तो 1/x का कर्व कैसा होता है, इस टाइप का होता है। और हमें ये जो x दिया हुआ है वो कहां से आगे दिया हुआ है, यहां से आगे दिया हुआ है ना। तो x इक्वल टू 1 पे हमें यहां से यहां कर्व मिल रहा है, देखो तो ये वाला पॉइंट 1 है। तो जब आप इसका रिवर्स करोगे तो 1/x² की वैल्यू क्या होगी, कहां से कहां तक होगी, 1 से 0 के बीच में लाई करेगा, दिख रहा है सबको क्या, है ना। एग्जैक्टली 1 तो होगा लेकिन ये एग्जैक्टली 0 कभी नहीं होगा। ये चीज समझ में आया कि इस वाले पार्ट से इस वाले पार्ट से कैसे पहुंचा, ये मैंने ग्राफ से प्लॉट करके बताया, ठीक है। तो यहां तक पहुंच गया। अब हमें इसमें करना क्या, एक्चुअली में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2/x² प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 2। लेकिन हमें -2 चाहिए तो इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा कंप्लीटली। तो -2 अपॉन x² प्लस 1 लेस देन 0, है ना। और इसमें हमें क्या चाहिए, 1 भी ऐड करना है, तो -2 प्लस 1 -2 अपॉन x² प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 1, है ना। और यही वाला पार्ट हमारा क्या है, fx है। देखो यहाँ पे यही हमारा fx हमारा जनरेट हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, fx लेस देन इक्वल टू 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -1, है ना, ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब देखो इसमें से किसके इक्वल है, बोल रहा है कि इसकी मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी। तो मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हैं कि नहीं, मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी, -1 के इक्वल। मैक्सिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। तो आप इसका मैक्सिमम और मिनिमम भी निकाल सकते हो, क्लियर है ना। यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं होगा, ये इक्वल टू हटा दो, है ना। तो मिनिमम वैल्यू किसके इक्वल होगी, -1 के इक्वल, क्लियर है, समझ में आया, है ना। तो यहाँ पे f मिनिमम आप क्या लिखोगे, -1। कौन सा वाला पार्ट सौमिक, ये सब वाला पार्ट तो हमने उसमें किया था, ये सब पार्ट हमने कहां पे किया था, रेंज जब निकाला था तो रेंज में यही सब कुछ तो किया था, ये याद है। रेंज का हमने एक तरीका ये भी बताया था आपको। बताओ कौन सा पार्ट समझ में नहीं आया, कहां पे, मैंने fx इक्वल टू ये दिया हुआ था हमें, तो मैंने ऊपर में बस +1 -1 किया और सॉल्व करके ये लिखा, ठीक है। ये लिखने का पर्पस हमारा ये था कि हमें सिर्फ x यहाँ पे ऊपर में भी था नीचे में भी था, तो हमें डिसाइड करने में प्रॉब्लम हो रही थी।
तो मैं ये ट्राई कर रहा था कि किसी एक जगह पे अगर x हो, या तो ऊपर में या नीचे में, है ना, अगर किसी एक जगह पे x हो ऊपर में या नीचे में तो हमें आसानी होगी। तो इसलिए मैंने ऊपर नीचे +1 -1 किया, और यहां पे देखो जो टर्म आ रहा है वो सिर्फ डिनोमिनेटर में x है ना। तो इस वाले पार्ट को मैं थोड़ा सा इजीली सॉल्व कर सकता हूं, और इस वाले पार्ट को निकालने का तरीका मैंने बताया था। ये चीज तो हमें ऑलरेडी पता होती है ग्राफ से, इसमें हमें बस ऐड करना है, शिफ्ट किया तो >= 1। इसका जब आप रिवर्स लोगे, है ना, रिवर्स लेने का तरीका मैंने लास्ट क्लास में एक्सप्लेन किया था, बहुत सारे कर्व का मैंने आपको रिवर्स करके बताया था, है ना। तो यहां पे देखो जो हमारा, अगर मैं y = 1/x फॉर्मेट कर लूं, यानी यहां x की जगह पे क्या आएगा, x की जगह पे ये वाला टर्म आएगा, और x की जगह पे आपका ये वाला टर्म आएगा x² + 1। तो x² + 1 की वैल्यू क्या है, 1 से ज्यादा है, तो 1 से ज्यादा है तो ऐसा कुछ कर, ये वाला कर्व हमारा पार्ट होगा। और ये वाला कर्व में y कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, 0 से 1 तक, है ना। तो ये जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी 1/, अगर इसका आप रिवर्स करोगे तो ये किसके किसके बीच में लाई करने लगेगा, 0 से 1 के बीच में। उसके बाद यहाँ पे -2 दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, -2 दिया हुआ था तो मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया, फिर ऐड किया, है ना, बाकी सारा ऐड किया। तो यहाँ पे देखो आके मेरा y जनरेट हो गया और fx जनरेट हो गया, तो मैंने fx लिख दिया। अब इसकी मिनिमम वैल्यू कौन सी वैल्यू होगी, ये मिनिमम वैल्यू है और ये मैक्सिमम वैल्यू है ना। तो ये मिनिमम वैल्यू आप इसका, यहां पे आप देखो एक चीज और देख लो कि इस वाले पार्ट में क्या हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू बता सकते हैं, बताओ, f ऑफ मैक्सिमम वैल्यू आप बता पाओगे यहां पे, क्या सोच के बताओ, f ऑफ मैक्सिमम कितना होगा, f ऑफ मिनिमम तो हमें -1 दिख रहा है, f ऑफ मैक्सिमम कितना, f मैक्सिमम कितना होगा यहाँ पे, क्या बता सकते हो, f मैक्सिमम कितना होगा, क्या बता सकते हो, x मैक्सिमम कितना होगा बता पाओगे क्या, सुब्रजीत, सौमिक, दिग्वलय, बताओ इसका मैक्सिमम कितना आप बोलोगे। अगर कोई आपसे पूछता है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी तो आप क्या बताओगे, बोलो क्या बताओगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू, कितना होगा इसका मैक्सिमम, क्या इसका मैक्सिमम हम 1 बोल सकते हैं, क्या हम इसका मैक्सिमम 1 बोल सकते हैं, बताओ, इसका मैक्सिमम हम 1 नहीं, यहां पे अगर आपको दिख रहा है कि ये 1 है तो क्या हम इसका मैक्सिमम 1 बोल पाएंगे, इसका मैक्सिमम आप 1 नहीं बोल पाओगे, ठीक है। अगर आप ये लिखते हो तो ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि यहां पे देखो लेस देन लिखा हुआ है, इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, इसका मतलब f की मैक्सिमम वैल्यू 1 से कम होगी, ठीक है, और 1 से कम कितना होगा वो नहीं पता, है ना। अगर आप 1 से कम कोई एक नंबर बता पाते हो एग्जैक्टली, है ना, अगर इक्वल टू होता तब तो हम 1 बोल देते, लेकिन क्योंकि लेस देन लगा हुआ है तो आप 1 से छोटा नंबर एक नहीं बता पाओगे, ठीक है। याद है कि हमने ये चीजें 10th में पढ़ी थी कि अगर आप, हमारे पास 1 एक नंबर है और यहां पे आप इससे 1 से छोटा कोई भी एक नंबर बताओगे तो इस दोनों के बीच में मैं एक नंबर फाइंड कर सकता हूं ऑलवेज, है ना। तो यहां पे मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है, इस वाले केस के लिए मैक्सिमम पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आप मैक्सिमम नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। तो जब तक इक्वलिटी का साइन नहीं हो तब तक आप किसी भी फंक्शन के लिए मैक्सिमम की बात नहीं करोगे, क्लियर है ना। मैक्सिमम वाला पार्ट हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस वाले पार्ट में देखो क्वेश्चन नंबर 1 में आपका, ट्रिगोनोमेट्री है, सेकंड में ट्रिगोनोमेट्री है, थर्ड में ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है। तो अगर ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला आपने अगर 10th में पढ़ा है एडवांस मैथ्स में तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप कर सकते हो फॉर्मूला यूज करके तो कर लो, अगर नहीं कर पा रहे हो तो कुछ दिन के लिए होल्ड करो, उस सारे क्वेश्चन को आप सर्कल मार्क करके रखना, है ना। ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट जैसे ही खत्म होगा फॉर्मूले वाला तो फिर से आप ये सारे क्वेश्चन ट्राई कर पाओगे, ठीक है। 4th नंबर आपसे हो जाएगा, एलजेब्रा का है। 5th नंबर आप खुद से कर सकते हो, 6th वाला खुद से कर सकते हो, 7th नंबर फिर से ट्रिगोनोमेट्री है, ठीक है। 8th में देखो
8 समझ में आया क्या? इक्विवेलेंट फंक्शन, इक्विवेलेंट फंक्शन मतलब क्या है कि ये बोल रहा है ये किसके इक्वल है। तो इक्वल होने के लिए आपको क्या चेक करना पड़ेगा? डोमेन चेक करना पड़ेगा। क्लियर है? तो जो हमें फंक्शन दिया हुआ है log x स्क्वायर, log x स्क्वायर का डोमेन क्या होगा? x बिलोंग टू r माइनस 0। ठीक है, तो आपको इसमें देखना है कि और किस फंक्शन का डोमेन जो है वो r माइनस 0 है। ठीक ना, उसी वाले फंक्शन को आप इसके इक्वल लिख सकते हो। ठीक है, और उसके साथ साथ आप रेंज भी देख लेना कि रेंज कहां पे किसका क्या है। ठीक है, तो डोमेन और रेंज यहां पे दोनों चेक करना है। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। 10th कर सकते हो, अलजेब्रा है। 11th कर सकते हो, किया हुआ है। 12th फिर से सेम पार्ट है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 कर सकते हो, 14 कर सकते हो। ठीक है, 15th भी कर सकते हो, मॉड का क्वेश्चन है। 16th हो गया था, 16th हो गया था। 16th देख लो। 16th क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपके पास आगे भी आएगा, तो 16th में एक बार फिर से आपको रिपीट करा देता हूं। अगर किसी का डाउट नहीं है फिर भी मैं 16th करा देता हूं, एक बार देख लो। जिन लोगों ने कर लिया अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, देखो यहां पे हमें क्या डिफाइन किया हुआ है? एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई कॉमा एक्स माइनस ए वाई। ठीक है, कोई भी एक क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो पूछते रहा करो। ठीक है, ऐसे छोड़ दोगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। ए एक्स वाई, क्योंकि अभी छोड़ दोगे वो क्वेश्चन आपके पास फिर से आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये चीजें हैं कि अगर आपको लगता है कि ये क्वेश्चन छोड़ देंगे तो मेरा काम बन जाएगा, उस टाइम पे तो काम बन जाएगा, लेकिन बाद में फिर प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो पूछते रहा करो। ठीक है, इस वाले में देखो एफ ऑफ एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ये दिया हुआ है, और जो हमसे पूछा गया है वो क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है कि एक्स कॉमा वाई की वैल्यू क्या होगी। तो इस टाइप का फंक्शन आपने देखा था लास्ट क्लास में, जब हम लोग लास्ट लेक्चर कर रहे थे, तो वहां पे एक्स कॉमा वाई फॉर्मेट का मैंने एक फंक्शन लिखा था और कुछ प्रॉपर्टीज बताई थी। ठीक है, लेकिन यहां पे देखो जो आपको दिख रहा होगा कि यहां पे हमारे पास फंक्शन x नहीं है ना, x प्लस ए वाई है, यहां पे x माइनस ए वाई है ना। तो ये अपने आप में एक्स वाई का फंक्शन है, ये अपने आप में एक्स वाई का फंक्शन है। लेकिन जो हमें चाहिए वो पहला एलिमेंट क्या चाहिए? सिर्फ x चाहिए, और दूसरा एलिमेंट क्या चाहिए? सिर्फ y चाहिए। यही चीज, इसी चीज को मैं इसके इक्वल भी लिख सकता हूं कि नहीं? u कॉमा v के भी इक्वल। अगर मैं x इक्वल टू यू पुट कर दूं और y इक्वल टू v पुट कर दूं, तो भी ये दोनों स्टेटमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? ये दोनों चीजें क्या होगी? सेम ही होगा। क्यों? फर्क सिर्फ किसका पड़ रहा है? वेरिएबल का पड़ रहा है। तो वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक ना, अगर कोई मुझे एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दे और एफ ऑफ टी इक्वल टू टी स्क्वायर लिख दे, तो क्या इस दोनों में कोई कर्व चेंज हो जाएगा? चेंज नहीं होगा। वेरिएबल चेंज करने से कर्व पे कोई ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है एक्चुअली में, है ना। तो ये दोनों चीजें भी सेम है। तो अगर मैं यहां पे देखो, क्योंकि हमें x का फंक्शन निकालना है, पहला वाला जो एलिमेंट है वो x होना चाहिए और दूसरा वाला एलिमेंट भी क्या होना चाहिए? x ही होना चाहिए, है ना। तो ये भी अगर x है और ये भी अगर x है, तो हमें यहां पे किसी तरीके से x जनरेट करना होगा। तो डायरेक्टली तो हम x जनरेट नहीं कर सकते, तो मैं इस वाले पार्ट को u मान ले रहा हूं, इस वाले पार्ट को v मान ले रहा हूं। ठीक है, तो देखो मेरा फंक्शन क्या बन जाएगा? f ऑफ u कॉमा f ऑफ v बन जाएगा। ठीक है, और u मैंने किसको एज्यूम किया है? u मैंने x प्लस ए वाई को एज्यूम किया है, और v मैंने किसको एज्यूम किया है? x माइनस ए वाई को एज्यूम किया है। और राइट हैंड साइड में देखो a एक्स वाई है, जबकि हमने अपने फंक्शन को uv में चेंज कर दिया। तो क्या हमारा फंक्शन एक्स वाई के टर्म में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो हमें x और y को भी किसके टर्म में लिखना पड़ेगा? u और v के टर्म में लिखना पड़ेगा, है ना। तो यहां से देखो आपको करना क्या है, सिंपली इस दोनों इक्वेशन को यूज करके, ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया, दोनों को यूज करके आपको x और y कैलकुलेट करना है। x और y कैसे कैलकुलेट करेंगे? दोनों को ऐड कर दोगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो u प्लस वी बाई 2 दिख रहा है, और दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो y की वैल्यू आपको मिल जाएगी u माइनस वी बाई ट्वाइस a। ठीक है, और यहां पे आप वैल्यू पुट कर दो। a इंटू एक्स की जगह पे क्या पुट करोगे? u प्लस वी बाई 2, और y की जगह पे क्या पुट करोगे? u माइनस वी बाई ट्वाइस a। ठीक है, तो देखो हमारा फंक्शन इधर uv का फंक्शन था, तो इस तरफ भी uv का फंक्शन हो गया। इधर देखो a से a कैंसिल हो गया,
तो एफ ऑफ यू वी आप क्या लिख सकते हो, u और ये ऊपर में नीचे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो क्योंकि हमें पता है कि वेरिएबल चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो अब आप हमें एक्चुअली में निकालना क्या था, x, y निकालना था। तो फिर से आप x u के जगह पे x और v के जगह पे y पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, तो देखो हमारा u और v फंक्शन x और y में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। 16 17 हो गया, 17th भी ट्रिगोनोमेट्रिक है, ट्रिगोनोमेट्रिक वैल्यूज अगर पता है तो आप कर सकते हो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, वेट करो आ जाएगा। 18 में रैशनलाइजेशन करना है, ठीक है, रैशनलाइज करो, सॉल्व करो। 19 मैंने सॉल्व कर दिया है। 20 सिंपली पाई बाई 3 वाली वैल्यू है ना, पाई बाई 3 की वैल्यू कितनी होती है, 60 डिग्री। तो अगर आपको 60 डिग्री पता है, 60 डिग्री की वैल्यू यहां पे पुट करो और ऐड करके लिख दो, वही आंसर है। 21 मैंने बता दिया कि कैसे करना है। 22 x एज ए टर्म ऑफ y निकालो और देखो कि वो किसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, 22 23 सेम टाइप का है। 24 जस्ट अभी हमने किया, और 25 होमोजीनियस वाला पार्ट हमने किया था, है ना। तो होमोजीनियस का डिग्री निकालना आपको आता है, तो यहाँ पे आप x के जगह पे लैम्डा x और y के जगह पे लैम्डा y पुट करो और देखो कि लैम्डा की पावर कौन सी आ रही है, वही उसका क्या हो जाता है, डिग्री हो जाता है। ठीक है, तो ये 1 to 25 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, जिसका कंप्लीट नहीं हुआ है वो एक बार फिर से घर पे जाके ट्राई करना, ठीक ना, फिर से इस क्वेश्चन को ट्राई करना और देखना कि कौन सा क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट अभी के लिए आप लीव कर सकते हो, जब हम लोग ट्रिगोनोमेट्री खत्म कर लेंगे तो फिर से आप ये सारे क्वेश्चन ट्राई कर पाओगे। एफ ऑफ एक्स वाई वाला फॉर्मूले पे होगा, एफ ऑफ एक्स वाई वाले फॉर्मूले पे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो एफ ऑफ एक्स वाई वाला फॉर्मूले का फॉर्मेट का नहीं है। ठीक है, यहां पे इसने आपको गिवन फंक्शन से ये फंक्शन निकालने के लिए बोला है। ठीक है, यहां पे हमें ये वाला फंक्शन गिवन था, ठीक है ना, ये वाला फंक्शन हमें गिवन था। यहां पे इसने हमसे फंक्शन की वैल्यू नहीं पूछी है कि एक्चुअली में क्या है। ठीक है, इसने हमसे पूछा है कि एफ ऑफ एक्स वाई निकाल के बताओ, तो यहां से मैंने बस इसको एफ ऑफ एक्स वाई निकाल के बता दिया। ठीक है, उस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि उस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करना है। ठीक है, वहां पे आपको कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालना होगा, कांस्टेंट की वैल्यू। ठीक है, तो उस वाले से नहीं करना है अभी सिंपली बस ये वाला मेथड अप्लाई करके कर सकते हो। ठीक है, तो अप टू 25 एक बार जिन लोगों का क्वेश्चन नहीं हुआ है, ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट छोड़ के बाकी सारे क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो कभी भी कंप्लीटली मत छोड़ो कि अगर आपका स्टार्टिंग का 1-2 क्वेश्चन नहीं होता है, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बाकी के क्वेश्चन नहीं देखने हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में भी यही ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको दिखेगा कि इसमें से मुझे पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ, तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको क्वेश्चन छोड़ देना है। ठीक है, आपको पढ़ना है, पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ो और देखो कि कौन सा क्वेश्चन इसमें से मुझसे होगा। ठीक है, जो क्वेश्चन होगा पहले हम उस क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, जो मेरा मार्क्स श्योर है उस मार्क्स को तो हम पहले सिक्योर कर लें। ठीक है, बाकी जिस वाले पार्ट में हमसे नहीं हो रहा उसमें हमें थोड़ा सा टाइम देके सॉल्व करने की जरूरत है, तो उसको हम थोड़ा सा टाइम देंगे तो सॉल्व हो जाएगा वो भी, ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो कुछ कुछ पार्ट अभी आपका पढ़ा हुआ नहीं है इसलिए वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, बस यही बात है। बाकी जब ट्रिगोनोमेट्री कर लोगे तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो यहां पे नेक्स्ट क्लास में आपको 26 से लेके 50 तक आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, 26 से लेके 50 तक अटेम्प्ट करो और देखो कि कितने क्वेश्चंस होते हैं। सारे क्वेश्चंस आप ऑलमोस्ट कर पाओगे। ठीक है, अप टू 25 तक मैं जहां तक देख रहा हूं। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट अगर आप छोड़ दोगे तो बाकी सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इसमें एक वर्ड देखो कहीं कहीं पे यूज हुआ है, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव टाइप का। ठीक है, तो देख लो ये अलग से कुछ नहीं है, आपको पता है, ऑलरेडी आप कर चुके हो, लिख लो। अगर जिसको पता नहीं है, इंजेक्टिव किसको बोलते हैं, है ना, इंजेक्टिव अगर कहीं पे इंजेक्टिव लिखा हुआ है तो इंजेक्टिव 1-1 का दूसरा नाम होता है ना। तो जो आप 1-1 फंक्शन चेक करते हो, 1-1 फंक्शन का दूसरा नाम इंजेक्टिव भी होता है। ठीक है, और अगर कोई फंक्शन सर्जेक्टिव लिखा हुआ है, ठीक है, सर्जेक्टिव, तो सर्जेक्टिव में ऑन टू का दूसरा नाम सर्जेक्टिव भी होता है। ठीक है, तो ये इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव है।
ठीक है, तो ये 2 पॉइंट लिख लो क्योंकि क्वेश्चन में कहीं कहीं पे ये वर्ड यूज हुआ है। तो इंजेक्टिव बोल रहा है तो हमें 1-1 चेक करना है, सब्जेक्टिव बोल रहा है तो ऑन टू चेक करके बताना है। ठीक है, इसमें बस ये ध्यान रखना कि मेनी वन और इनटू के लिए और कोई अदर नेम नहीं है। ठीक है, ये स्पेशल नेम सिर्फ किसके लिए है, 1-1 और ऑन टू के लिए ही है। ठीक है, तो इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव वर्ड 1-1 और ऑन टू के लिए यूज होता है, तो ये बस उसमें दिया हुआ है। कहीं कहीं पे 1-1 ऑन टू भी लिखा रहता है, कहीं कहीं पे इंजेक्टिव और सब्जेक्टिव भी उसको बोलते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस नाम डिफरेंट है, पता होना चाहिए आपको क्या है। बाकी आप सारे फंक्शंस का कैलकुलेट करके देख सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। तो अप टू 50 तक आप ट्राई करना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, वहां पे आपको फिर हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे का नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग 1 से लेके 50 तक करो। अभी हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये डिस्कशन में ही हो गया। ठीक है, तो क्योंकि कल आपका टेस्ट भी है तो आप कल टेस्ट के लिए प्रिपेयर करो। ठीक है, सेट, रिलेशन एंड फंक्शन वाला पार्ट में एनसीईआरटी लेवल तक जितना है और जितना आपने कॉपी में किया हुआ है। ठीक है, बोर्ड लेवल तो है ही, लेकिन क्योंकि आपका जेई वाला लेवल है, ठीक है, तो जेई के लिए थोड़ा सा जितने ग्राफ्स व्राफ्स वगैरह पढ़े हैं, ग्राफ्स कैसे प्लॉट करना होता है हर एक टाइप का, ठीक है, तो आप अपना जेई वाला नोट्स रिवाइज करो। ठीक है ना, जेई वाले नोट्स के बेसिस पे ही आपको क्वेश्चन आएगा करने के लिए। ठीक है, तो आप लोग उसके हिसाब से एग्जाम दोगे, तो उसके लिए थोड़ा सा प्रिपेयर कर लो अच्छे से। हर एक टाइप के फंक्शन का कैसे ग्राफ होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ग्राफ कैसे ड्रॉ करना था, कुछ क्वेश्चन ग्राफ करने का होगा, है ना। रिलेशन और फंक्शन में जितना कुछ हमने जेई वाले सिलेबस पे, सुब्रजीत, जो तुम्हारे नोट्स बुक में है, नोटबुक में जो तुम्हारा लिखा हुआ है जितना कुछ, वो सब कुछ उस टाइप का आपका पेपर आएगा। ठीक है, तो उस टाइप के पेपर से के हिसाब से पढ़ाई करो ताकि आपका फंक्शन वाला पार्ट अच्छे तरीके से रिवाइज हो, है ना, और ये शीट वगैरह में भी वो काम आएगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी पैटर्न कुछ भी नहीं होता है, जो भी आपको पढ़ाया गया वही हमारा पैटर्न है। ठीक है, तो उसी चीज को ढंग से पढ़ाई करना है। ऐसा नहीं है कि एग्जाम में कुछ और लिखना है, इसमें कुछ और लिखना है ना। पढ़ो जो आपके नोटबुक में, वो सब कुछ हमें आना चाहिए, है ना। किसी में डाउट है तो वो पूछ सकते हो। तो ये आप ये वाला पार्ट रिवाइज करो। ठीक है, आज हम लोग नया चैप्टर कुछ स्टार्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर से, मंडे से जब लेक्चर होगा तो हम लोग फिर ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आप लोग ये प्रिपरेशन करो, कल फिर उसी टाइम पे हम लोग का फिर टेस्ट स्टार्ट होगा। ठीक है, किसी को कोई डाउट? ठीक है, तो जेई पैटर्न पे ही टेस्ट होगा, वो चीज ध्यान रखना। ठीक है, तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, चलो बाय।